Okay, so now it's the turn of nephrology के MCQs. उनके डिस्कशन करते हैं. Let's wait for it to load. Okay, so first of all we are at MCQ number. एक बार पिक्चर भी है, पहले उसको देखते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एट MCQ नंबर 3. MCQ नंबर 3 के अंदर उन्होंने आपको ABG बताई हुई है और उसकी PCO2 HCO3 बताई हुई है, और वो आप देख लेना ना कि एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बन रहा है. इट्स प्रीटी सिंपल, राइट? अच्छा जी. उसके बाद नेक्स्ट MCQ इज़ इंटरेस्टिंग. उसमें 47 मेल है, ओलिगूरिया के साथ है, एंजियोग्राफी कराई है उसने MI के लिए, और उसके बाद 3 दिन पहले कराई है. उसके बाद उसका क्रेट और VUN एलिवेट होने लग गया, और लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा. इसमें सर ने हमें बताया कि देखो यहाँ पर तो कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो रही है, ठीक है. दिस इज MCQ नंबर 4. ओके, हाँ, यहाँ पर तो कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो रही है क्योंकि 3 डेज़ की हिस्ट्री है. कंट्रास्ट एनजीओ के अंदर कंट्रास्ट इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसका क्रेट और BUN ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है. लेकिन अगर इस सवाल में आपको उन्होंने ये बताया होता कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो ऐसा हो सकता था कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक मेंशन की गई होती और वो डिसलॉज कर गया होता एम्बोलाई की फॉर्म में, और वो एंटीजेनिक होता है, ठीक है. सो बेसिकली सर ये कहना चाह रहे थे कि अगर MI की हिस्ट्री हो, आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री हो, एथेरोस्क्लेरोसिस की हिस्ट्री हो, और साथ रीनल इन्वॉल्वमेंट हो, साथ पेरिफेरल स्किन की इंटरवेंशन ने प्लैक को हिलाना है अपनी जगह से, और वो आके स्किन को भी डैमेज करेगी, किडनी को भी डैमेज करेगी. सो देयर शुड बी हिस्ट्री ऑफ सम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाइक MI और आर्टरी डिजीज़, रीनल इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल स्किन इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरवेंशन की हिस्ट्री, और साथ एओसिनोफिलिया मौजूद होगा. तो तब आंसर वुड बी कोलेस्ट्रॉल एम्बोलिज्म, ठीक है. जो ये D ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वो आंसर होगा, ठीक हो गया. और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के सर ने हमें ये बताया कि अगर किसी बंदे की एओसिनोफिलिया करेक्टरिस्टिक होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर, ठीक है. ओके, आई एम बैक. वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस राइट ऑप्शन होती तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती कि रीनल इन्वॉल्वमेंट होती, करेक्टरिस्टिक एओसिनोफिलिया होता, और प्लस माइनस स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पर उसमें हिस्ट्री में लेट से NSAIDs की हिस्ट्री होती, प्लैक की डिस्टर्बेंस वाली कोई हिस्ट्री ना होती, ठीक है. तो इस तरह से हमने ये ऑप्शन सारी क्लियर कर ली, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट MCQ अगर हम देखें तो अब 72-year-old डायबिटिक मैन है, उसको हाइपर टेंशन है, प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरिटेबिलिटी एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्स. सर ने बोला ये देखो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दो रिस्क फैक्टर्स हो गए. वो प्रेजेंट किया है विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और साथ इरिटेबिलिटी. इरिटेबिलिटी का मतलब क्या है? इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि एनकैफ की तरफ बात जा रही है. और अगर आप BUN देखो तो इसका BUN 72 है. सर ने कहा कि BUN को अगर 2.14 से मल्टीप्लाई करें तो यूरिया निकल आता है. तो अगर आप इसका यूरिया देखो तो यूरिया 180 के राउंड अबाउट बनता है. और इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि एनकैफ की तरफ बात जा रही है. और अगर एनकैफ की तरफ बात जा रही है तो आपका बेस्ट नेक्स्ट मैनेजमेंट स्टेप वुड बी हीमोडायलिसिस, क्योंकि एनकैफ की तरफ अगर बात चली जाए तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है एनकैफ फॉर हीमोडायलिसिस, ठीक है. और यूरेमिक एनकैफ जब हो तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं और हम डायलिसिस की तरफ ही पेशेंट को लेकर जाते हैं, ठीक है. इसमें फिर सर ने कहा कि साथ आपको पता होना चाहिए कि हीमोडायलिसिस की और क्या इंडिकेशंस होती हैं. सर ने बोला कि जो रिफ्रैक्टरी चीज़ें होती हैं, जैसे रिफ्रैक्टरी एसिडोसिस हो, रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया हो, रिफ्रैक्टरी वॉल्यूम ओवरलोड हो, या फिर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो, तो उसके अंदर साथ ही साथ सर ने हमें ये बताया कि कोई भी सिस्टम जब एक्सट्रीम पर फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो फिर आपने उसकी मैनेजमेंट भी एक्सट्रीम वाली करनी होती है. जैसे कि यूरेमिक एनकैफ के अंदर मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट वुड बी डायलिसिस. हेपेटिक एनकैफ के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट वुड बी हेपेटिक ट्रांसप्लांट. एंड एक और सर ने एग्जाम्पल दी थी, यस, रेस्पिरेटरी अगर है एनकेफेलोपैथी तो उसमें वेंटिलेटर पर डालना होता है पेशेंट को. अच्छा, फिर है लेबॉर्ट्री फीचर SIADH. SIADH के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होता है, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी और कंसनट्रेटेड यूरिन होता है. अनट्रीटेड हार्ट फेलियर है, ER के अंदर आई है. यूरिनरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा? जब अनट्रीटेड हार्ट फेलियर है तो यूरिनरी सोडियम कम होगा, ठीक है. MCQ नंबर 22. इसकी एक्सप्लेनेशन में सर ने हमें यह बताया था कि बेसिकली इफेक्टिव इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो रहा होता है और किडनीज ये परसीव करती हैं कि हाइपोवोलीमिया है, तो फर्दर उसके नतीजे में सोडियम कम हो जाएगा यूरिन के अंदर.
ईयर ओल्ड वुमेन विद जॉइंट पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस एंड ENA भी उसका पॉजिटिव है, उसका क्रेट 3 है और उसका एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA पॉजिटिव है। रीनल बायोप्सी पर क्रिस्टेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर आपने पल्स थेरेपी देनी होती है ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन की। नेक्स्ट इज़ के ये जो है ना ऊपर जो आधा आपको नज़र आ रहा है सवाल, वो सवाल ये था कि कॉमन रीनल स्टोन कौन से होते हैं, तो मिक्स्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट की ऑप्शन नहीं है, अगर वो होती वो होता, अदरवाइज़ यहाँ पर मिक्स्ड आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया इन एडल्ट्स इज एक्सेसिव वाटर लॉस। उसके बाद पेशेंट है सिवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया है। यहाँ पर सर ने हमें ये बताया कि देखो सिवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया जब हो गया है ना, तो तब आपने IV 3% हाइपरटोनिक सेलाइन देना होता है और कॉशियसली देना होता है। लाइक वाइज अगर CNS इन्वॉल्व हो गया, सिवियर का यही मतलब है कि CNS इन्वॉल्व हो रहा है, तो 3% हाइपरटोनिक सेलाइन देना होता है। लेकिन अगर माइल्ड मॉडरेट वगैरह हो तो फिर आप को ये इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देते हो।